देख रहे हैं रिपब्लिक भारत में हूं आपके साथ अनुपमा झा। रिपब्लिक भारत और कू ऐप की बस का सिलसिला लगातार जारी है और आज हम पहुंच चुके हैं उस जगह पर जिसे राम मनोहर लोहिया की कर्मस्थली कहा जाता है। फर्रुखाबाद आज रिपब्लिक भारत और कू ऐप की बस पहुंच चुकी है, लेकिन यहाँ की जनता का मूड क्या है, यहाँ के नेताओं के वादे क्या है, यही सब हम जानेंगे। लेकिन देखिए, सबसे पहले राजनीतिक समीकरण की बात करें। 4 विधानसभा सीटों वाली ये जगह जहां पर चारों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा है 2017 के विधानसभा चुनाव के अनुसार, जबकि आसपास के इसके क्षेत्रों पर नजर डालेंगे तो आसपास में समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है। सैफई, इटावा, कन्नौज ये आसपास के क्षेत्र हैं। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी अपनी ये चारों सीटें बचाने में कामयाब हो पाएगी या समाजवादी पार्टी और विपक्षी पार्टियां सेंध लगा पाएंगी, ये सभी जानेंगे आज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। गंगा के किनारे बसा शहर फर्रुखाबाद। यूं तो यहां की तासीर हमेशा से ठंडी रहती है, लेकिन जब बात फर्रुखाबाद की राजनीति की करते हैं तो यहां की तासीर बहुत गर्म हो जाती है। कितनी गर्म यहां की तासीर है, ये जानेंगे आज। यूपी का महाभारत में हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है। हम आपको परिचय करवा दें अपने पैनल से। हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए हैं रूपेश गुप्ता जी, जो बीजेपी का पक्ष रखेंगे। हमारे साथ नदीम अहमद फारूकी जी जुड़े हैं समाजवादी पार्टी से। हमारे साथ मोहम्मद अकरम जुड़े हुए हैं MIM से। हमारे साथ राज गौरव पांडे जुड़े हुए हैं आम आदमी पार्टी से। शुरुआत बीजेपी से ही करेंगे। हमारे साथ रुपेश जी जुड़े हुए हैं। रुपेश जी, सवाल यही है, क्योंकि जिस लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बीजेपी अपनी पीठ लगातार थपथपाती रहती है और जब जिक्र फर्रुखाबाद का आता है तो वो लॉ एंड ऑर्डर शायद बहुत दूर तक नजर नहीं आता है। वजह क्या है इसकी? मुझे नहीं पता है कि ये आप कहां से इस बात को बोल रहे हैं। मैं वैभव जी, पहले तो आपकी आर रिपब्लिक भारत को सभी को नमस्कार करता हूं। और आपने जो सवाल उठा दिया मेरे लिए, मुझे नहीं मालूम है आप फर्रुखाबाद की किस आबो हवा में घूम के आए, किस गलियों में घूम के आए। मैं कल की घटना का जिक्र कर रहा हूं जो फायरिंग हुई है। नहीं, मैं मानता हूं। देखिए, ऐसा नहीं है। 5 इस जनपद की आबादी लगभग 13 से 14 लाख है। कुछ घटनाएं ऐसी हो सकती हैं, लेकिन पुलिस का उस पर तत्काल रिएक्शन होना ये बहुत जरूरी है। पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? पुलिस किसी पॉलिटिकल प्रेशर में तो नहीं है। आज पुलिस पूरी पॉलिटिकल प्रेशर से मुक्त है। जो गलत कर रहे हैं उनकी जगह कहाँ, ये सबको मालूम है। ये हमको बताना नहीं पड़ता है। आदमी स्वयं जानता है कि योगी जी की सरकार में जो गलत करते हैं उनके साथ क्या होता है, कहाँ होता है और कैसे होता है। ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं नदीम जी से। नदीम जी, मुझे ये बताइए, 4 सीटें हैं, चारों सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास है, जबकि आसपास के इलाकों को अगर हम देखेंगे, कन्नौज, इटावा, सैफई, इन पर समाजवादी का हमेशा से गढ़ रहा है। क्या लगता है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में आप ये चारों सीटों में से एक भी सीट बचा पाएंगे? हम चारों सीटें जीतने जा रहे हैं। जनता का रुझान और जनपद का रुझान पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी के पक्ष में है। ये पूरा बता रहा है विगत दिवस की जो घटनाएं हो रही हैं, बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और विधायक वहाँ का दल छोड़कर हमारी पार्टी को सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। एक सैलाब उमड़ा हुआ है, हमारा कुनबा निरंतर बढ़ रहा है। वो इस बात को प्रमाणित करता है कि आने वाले दिनों में हम जनपद की चारों सीटें जीतेंगे। पूछेंगे, परिवार तो छोड़कर जा रहा है, परिवार के कई सदस्य परिवार का मतलब ये नहीं है कि व्यक्तिगत परिवार, हम राजनीतिक परिवार की बात कर रहे हैं। राजनीति में राजनीति अलग चीज है, परिवार अलग चीज है। सवाल लूंगा इस पर सवाल लूंगा मैं आपसे, सवाल लूंगा इस पर मैं आपसे। मैं राज गौरव जी के पास जाना चाहूंगा, आम आदमी पार्टी से हमारे साथ हैं। राज गौरव जी, क्या कुछ मुद्दे होंगे जो आप लेकर जाएंगे फर्रुखाबाद की जनता के बीच? एक्चुअली आम आदमी पार्टी ने तो हमेशा से विकासवाद की राजनीति को हमेशा से तरजीह दी है और हम यूपी में भी दिल्ली के तर्ज पर जो हमने विकास किया है वो जनता के बीच में लेकर जाते हैं और जनसंवाद भी करते हैं। तो जनता हम लोगों को आज विकल्प के रूप में चुन चुकी है और वो ये चाहती है कि महिला सुरक्षा के नाम पर हो, रोजगार के नाम पर हो या अन्य सामाजिक सुविधाओं के नाम पर जनता हमें पसंद कर रही है। गौरव जी, कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? साइलेंट करंट ये सवाल का जवाब दीजिए, कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? हम 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। फर्रुखाबाद में चारों विधानसभाओं पर हमारे प्रत्याशी पूरी जोर शोर और दमखम के साथ में उतर रहे हैं। मैंने पहली बार देखा है कोई आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद है वो अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है, वो भी 403 विधानसभा सीटों पर। MIM से मोहम्मद अकरम हमारे साथ मौजूद है। अकरम जी, ये बताइए। मयंक यादव जी, माफ कीजिएगा। मयंक यादव जी, मुझे ये बताइए कि आप लोग कहाँ स्टैंड करते हैं? देखिए, ऐसा है कि जैसे आप कह रहे हैं कि हम लोग कहाँ स्टैंड करते हैं, हमारा जो पर्टिकुलर वोट बैंक है मुस्लिम वोट बैंक, साथ में अब की बार हमारे साथ में दलित वोट बैंक भी है, अन्य समाज भी हमारे साथ में। तो ये तो कहना गलत होगा कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं। अभी इलेक्शन है, 10 तारीख को पता चल जाएगा कि हमारा स्टैंड कहाँ पर है। कितनी सीटों पर आप अपने प्रत्याशी उतारेंगे?
देखिए अभी 135 सीटें सर हमने, प्लीज मास्क लगा के बोलिए, सर प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मास्क लगा के बोलिए। अभी 135 सीटों पे हम चुनाव लड़ रहे हैं और कुछ दिन के अंदर हो सकता है। उत्तर प्रदेश के अगर सियासी समीकरण को समझा जाए तो ये कहा जाता है कि 143 सीटें ऐसी हैं जो मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं। जी। आपका टारगेट वही क्यों रहता है? एक बात बताइए मेरे को, पूछिए। हर पार्टी का एक पर्टिकुलर वोट बैंक होता है। बीएसपी का वोट बैंक है दलित, भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक है बहुसंख्यक हिंदू समाज, समाजवादी पार्टी यादवों के ऊपर राजनीति करती है। ये गणित कहां से आप लेकर आते हैं सर? क्यों? हाँ, कहां से अलग? आप मेरे को ये बताइए जी। कि हमारा जैसे मुस्लिम वोट बैंक है, अगर हम मुस्लिम वोट बैंक के ऊपर मजबूती से पकड़ करते हैं फिर तो अगर फिर हम हमें आपसे ये एक कहें कि आप एक वर्ग की ओर ज्यादा ध्यान देते हैं या फिर ये कहें पूरा ध्यान एक वर्ग की ओर देते हैं, तो फिर ये गलत कैसे हो जाएगा? हम शोषित वंचित समाज जो है, दलित समाज, पिछड़ा समाज, सामान्य वर्ग का समाज, मुस्लिम समाज, जिनके साथ में 75 साल से चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे अभी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी है, सबने उन सबके साथ में शोषण करा है और वो सब हमारे साथ हैं। कोई उदाहरण आप बताएंगे कैसे शोषण किया, कुछ ऐसा? क्यों? हाँ। आप ये बताइए कि मुस्लिम समाज को हाँ, समाजवादी पार्टी ने जब भी राज्य के अंदर सरकार बनाई, 4 बार सरकार बनाई, और 4 बार सरकार बनाने के बाद में यादव समाज से मुख्यमंत्री बन गए, मंत्री बन गए, लेकिन आप मेरे को ये बताइए कि आप मुस्लिम समाज को- नदीम फारूकी जी, इसका जवाब आप दीजिएगा। ये समाज के हिसाब से नहीं बनता है। हमारे यहाँ चूंकि एक राजनीतिक दल है, हम कोई वोट काटने के लिए राजनीति नहीं करते हैं। तो आप क्या कह रहे हैं कि MIM जो है वोट काटने के लिए राजनीति जनता कर रही की है, सर? सेवा करने के लिए हमारा राजनीतिक दल है, उसके आधार पर हम लोगों के बीच जाते हैं। लोगों ने हमें चुना, हमारे दल को 4 बार उत्तर प्रदेश में हमें मुख्यमंत्री बनाया। जो हमारे नेता संसदीय दल का, विधायक दल का चुना जाता है, वो मुख्यमंत्री बनता है। एक परिपाटी है, लोकतांत्रिक नहीं, प्रक्रिया है और हर वर्ग का समाजवादी पार्टी के साथ है। किसी एक वर्ग की बात नहीं होती। कोई वर्ग बहुतायत में होता है, कोई सीमित होता है, लेकिन सर मयंक जी ने तो सीधा आरोप लगा दिया कि यादवों की पार्टी है। नहीं नहीं, आरोप नहीं है। इनकी एक बात है, वो बात अपने कह रहे हैं, उनको कहने दीजिए। लेकिन ये कहाँ पर स्टैंड करते हैं, ये आप ही कह चुके हैं। सर आप अपनी पार्टी को इनकी जो सपोर्ट स्थिति कर रहे हैं, आप एक अपनी सेकंड, पार्टी एक को सेकंड, सपोर्ट एक कर रहे हैं या मयंक एक जी को सेकंड में सपोर्ट इस कर रहे हैं? मैं बात समझ पे- नहीं पा रही हूँ। इस बात पे बोलना चाहता हूँ। यादव समाज का जो वोट बैंक है पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर 9% है। मुस्लिम समाज का साथ लेकर आप लोग सरकार बनाते हैं, फिर उसी समाज को आप भूल जाते हैं। आपका साथ आजम खान साहब ने दिया, अभी जेल के अंदर बैठे हुए हैं। ठीक है नदीम जी, फिर इसका जवाब आपने दीजिए। उसके ऊपर फिर आवाज मैं क्यों नहीं रुपेश जी के उठाई? पास जाती हूँ। नदीम जी जवाब दीजिए सर। नहीं, ये इनको चिंता नहीं करना है। हमारा समाज है, मुस्लिम समाज जो है, वो बड़े पैमाने पर माननीय अखिलेश यादव जी के साथ है। ये इसकी चिंता ना करें। इन्हें कोई स्वीकार कर रहा हो तो कर ले। वोट काटने की हैसियत में रहते हैं, वो वोट चंद वोट तो काट सकते हैं। ठीक इसके है अलावा कहीं रुपेश स्टैंड जी, नहीं मुझे करेंगे। एक सवाल का जवाब दीजिए। अखिलेश यादव ने, ठीक है सर, आज अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आंकड़े नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पास। चाहे कोरोना से जिनकी मौत हुई उनके आंकड़े नहीं है, जितनी नौकरियां दी गई उनके आंकड़े नहीं है, महिलाओं के साथ कितने बलात्कार हुए इसके आंकड़े नहीं है। आपके पास है सर? वो भारत के कानून नहीं जानते हैं क्या? आप सीधे सीधे RTI मांग लीजिए, मांग जाएंगे। आपको लगता नहीं? मैं भी इस डिबेट पे देख रहा था, आपने इस पे आपत्ति नहीं जाहिर की। इस डिबेट में बात होनी चाहिए उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों के विकास की। फर्रुखाबाद के तेलंगाना नहीं, मैं बता रहा हूँ। आप बात कर रहे हैं, आप सबका अगला साथ सवाल में सुन विकास लीजिए को ना। लेकर ही हम वैभव आपसे जी, सुन करेंगे। लीजिए ना, आप क्या बात कर रहे हैं? आप बात कर रहे हैं 9% और 13%। क्या बात कर रहे हैं? आप राजनीति को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं? 10 मार्च को उत्तर प्रदेश क्या 10%, 9% की दिशा पे जाएगा? एक मंच पे जाएगा। ये सर बातें सबका सुनिए साथ, सर। सबका प्रयास, नहीं रुपेश जी, देखिए इस तरीके से नहीं सर। नहीं। पत्रकार है हम, कोई राजनीतिक रैली नहीं कर रहे हैं। सवाल उनका था, जवाब इसलिए हमने नहीं, लिया। ये जवाब में मैंने भी जो आपत्ति आपसे है। सवाल पूछा, नहीं रुपेश जी नहीं, आप ये मेरे जवाब सवाल में का मेरी जवाब आपत्ति दीजिए। है। ये एक जवाब- सेकंड, जवाब- मुझे सर इस बात का जवाब दीजिए। आप सरकार में हैं, आपको पता होगा, आप सरकार के प्रवक्ता हैं, ये बताइए कितनी % नौकरियां दी गई, कितने आप महिलाओं एक के आज बलात्कार? पहली नहीं सर, पहले सवाल सरकार सुनिए सर, लगातार पहले थी। सवाल सुनिए रुपेश जी, सवाल सुनिए बताएं। कि कोरोना से कितने लोगों की मौत हुई, क्योंकि अखिलेश यादव ने अगर ये सवाल पूछा है तो आपको जवाब देना पड़ेगा नहीं, सर। बिल्कुल। कोरोना से सरकार ने बाकायदा लिखित स्टेटमेंट जारी किया। एक बात, सरकार में नौकरी के लिए हमने कहा कि 4 लाख स्टेटमेंट नौकरियां जारी दी कर हमने। क्या कहा सर? कितनी सरकार मौतें ने हुई? 4 लाख नौकरियां दी हैं। सर, कितनी जो मौतें दी हुई? सरकार के उस पे मौजूद है, आप देख लीजिएगा मेरे पास कहाँ है डिटेल। नौकरियां? जो कहाँ है वो विवरण है मौजूद उनका? है। ये तो उनका उस पे कोई विवरण देखिए, नहीं है। ये तो लाशों पे राजनीति करना चाहते हैं। ये इसी प्रकार की बात, आप ये बात करिए, आप एक स्वयं पत्रकार हैं। लाशों की एक स्थितियां नागरिक- आई क्यों कोरोना हैं? काल के दौरान नहीं, सुन अनियमितताएं लीजिए। नहीं हुई। आप तो ये पूरे बताइए प्रदेश ना, के अंदर। सर, जिस कोरोना फर्रुखाबाद के मेरे अंदर। प्लीज, जिस कोरोना के आज के माननीय मुख्यमंत्री जी की तारीफ दुनिया कर रही हो, हिंदुस्तान के लोग
उस राजनीतिकरण के कारण उन नेताओं की तारीफ करने के बजाय कोरोना के आरोप लगा रहे हैं। इससे अच्छा सिस्टम जो क्या हो सकता अनियमितताएं है? थी उस पर आप पीठ कैसे थपथपा सकते हैं सर? जो अनियमितताएं थी उस पर आप पीठ कैसे थपथपा सकते हैं रुपेश जी? मोदी जी ने तो ये बोला था कि 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे। 1,69 करोड़ वैक्सीन लग गई है 1 साल के अंदर इस देश के लिए, दुनिया के लिए। कोरोना के टाइम जो अनियमितताएं थी उस पर आप अपनी पीठ कैसे थपथपा सकते हैं सर? कोरोना की सबसे बड़ी उपलब्धि है हमने वैक्सीनेशन पर हम बात नहीं कर रहे हैं, जो आंकड़ा जो सिचुएशन दूसरी लहर के दौरान थी उस पर आप पीठ कैसे अपनी थपथपा सकते हैं? कह रहा हूं पूरी तरीके से दुनिया ने उस अच्छा सर, मुझे रुपेश जी एक सवाल का जवाब दीजिए, फिर मैं मयंक जी के पास जा रही हूँ। मुझे इस बात का जवाब दीजिए, क्या उत्तर प्रदेश के अंदर ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत हुई थी सर? आंकड़े हैं आपसे कह रहा हूँ ये, मुझे ये बताइए हाँ या ना, ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत हुई थी हाँ या नहीं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं हुई थी बिल्कुल नहीं। मैं आपको प्रमाणित करता हूँ। आप जाइए ना डॉक्टर्स आपको बता दें, मैनपुरी से चुनाव लड़ेंगे अखिलेश यादव, करहल सीट से लड़ेंगे अखिलेश चुनाव। अभी तक सवाल उठ रहे थे कि अखिलेश यादव आखिरकार सीट कहां से वो चुनाव लड़ने वाले हैं, इस बात का जिक्र क्यों नहीं हो रहा है। अभी तक ये आकलन किया जा रहा था कि शायद वो आजमगढ़ की किसी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन मैनपुरी की करहल सीट से अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, जब से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सीट फाइनल हुई कि कहां से वो चुनाव लड़ेंगे, उसके बाद से ही सवाल यहां उठाया जा रहा था अखिलेश यादव पर कि अखिलेश आखिरकार कहां से चुनाव लड़ेंगे। उनकी ओर से अभी तक ये क्यों नहीं बताया जा रहा है, लेकिन मैनपुरी से चुनाव लड़ेंगे। ये गढ़ समाजवादी पार्टी का रहा है। आजमगढ़ की बात भी चल रही थी कि आजमगढ़ से शायद चुनाव लड़ सकते हैं। अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पर कहा भी था कि वो आजमगढ़ की जनता से इजाजत लेंगे और तब चुनाव लड़ेंगे। हैं क्योंकि मैं जहां तक देखिए ना कि आप ये कैसी बात बोल रहे हो? बात पूरी करने दीजिए। जस्ट टू मिनट। ऑक्सीजन प्लांट कहीं पर नहीं लगाए हैं, केवल ये हो जाता है कि सर्वे कर लिए गए। सर्वे के नाम पर वहां के इंजीनियर आते हैं, सर्वे करके चले जाते हैं। लेकिन आज भी कोरोना काल अगर मैं देखता हूं तो कोरोना के माध्यम से किसी को भी कोई सुविधाएं नहीं दी गई। यहाँ जब कंटेनमेंट जोन बनाए जाते थे तो कंटेनमेंट जोन में लाखों रुपया ऊपर से आता था, लेकिन किसी अगर हम वहां उस मोहल्ले वासी से जब पूछने जाते थे कि आपको पर्याप्त राशन मिला है, तो उस कोरोना काल में किसी को भी पर्याप्त राशन नहीं मिलता था। ठीक है। कांग्रेस हमारे साथ संजय राठौर जी थोड़ी सी देरी से जुड़े हैं, लेकिन सर आपके पास आऊंगी। संजय जी ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी कह रहे हमने ऑक्सीजन प्लांट लगा दिए। अखिलेश यादव सवाल पूछ रहे कि आखिर सरकार थी कि कहां कोरोना काल में, कितनी नौकरियां दी, कितने बलात्कार हुए, आंकड़े दीजिए ना। आंकड़े हैं नहीं सर के पास। सत्ता पक्ष में सवाल तो बनता ही है, लेकिन माइक थोड़ा सा पास करके बोलिए। जब मैं इनसे सवाल किया जाए तो ये प्लानवादी दृष्टिकोण अपना लेते हैं। मैंने अभी देखा कोरोना पीरियड की बात हुई, भयंकर कोरोना पीरियड, लेकिन ये अपना मैनेजमेंट करके कोरोना पीरियड में जो जो मुसीबतें हुई, जो भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा जनता को, उसको दबाने की कोशिश करते हैं केवल अपना मैनेजमेंट के तहत। लेकिन जनता इस बात को भूलने वाली नहीं है, जो तकलीफें झेली हैं। हमारा काम है सत्ता पक्ष से सवाल करना, हमारी आवाज दबा दी जाती है। लेकिन प्रियंका जी इस उम्मीद से उभरी हैं कि महिलाओं। लेकिन एक सवाल का जवाब दीजिए। जी। कोरोना जिस तरीके की आपदा थी, पूरा देश एक साथ था, पूरा हिंदुस्तान एक साथ था, पूरी दुनिया एक साथ लड़ रही थी। उस वक्त हम ये चाहते भी थे, एक पत्रकार होने के नाते, एक आम आदमी होने के नाते, कि एक साथ विपक्ष और पक्ष आकर जो है इसके साथ लड़ाई लड़े। लेकिन आप लोग उस वक्त भी राजनीति कर रहे थे, आप वैक्सीनेशन पर सवाल उठा रहे थे, आप टीकाकरण पर सवाल उठा रहे थे। आपके नेता कहां थे, ये हमें नजर नहीं आए। मैम, अगर आपको याद हो, बीवी श्रीनिवासन जी जिस लेवल पर सड़क पे उतरे हैं, कोई इतना बड़ा एनजीओ भी नहीं उतर सकता। कांग्रेस ने एज एनजीओ की तहत काम किया। उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी सर नजर नहीं आई। वैसे नजर तो सर मैम 27 साल से हम लोग सत्ता में नहीं है, लेकिन हम लोग विचारधारा की लड़ाई लड़ते हैं और लड़ रहे हैं। नजर तो आना चाहिए ना सर। नजर तो आते ना सर, हमें नजर तो नहीं आए। मैम ये नजरिए का सवाल है, आपको नजर नहीं आ रही है, लेकिन जनता इस बार दिखा देगी कि अंडर करेंट आपको नजर आई थी प्रियंका गांधी। चलिए मुझे नजर नहीं आई, हो सकता है मेरी आंखें बंद हो। आपको नजर आई थी प्रियंका गांधी? इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी चुनाव पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। मैनपुरी से चुनाव लड़ेंगे अखिलेश, करहल सीट से चुनाव लड़ेंगे अखिलेश यादव। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको लगातार देते हैं। इससे पहले सवाल लगातार उठाए जा रहे थे। हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर ऐश्वर्य कपूर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऐश्वर्य, ये सवाल उठ रहे थे, हालांकि अखिलेश ने आजमगढ़ से हिंट दिया था, लेकिन अब ये फाइनल हो रहा है कि मैनपुरी की करहल सीट से चुनाव लड़ेंगे अखिलेश। जी देखिए, जैसे जैसे दिन करीब आएंगे वैसे वैसे
इस तरह की जानकारियां और आपको मिलती रहेंगी, लेकिन अभी तक फाइनल कुछ नहीं है। जैसे कि आपने कहा 48 घंटे पहले 72 घंटे पहले कहा जा रहा था कि आजमगढ़ से लड़ेंगे, अब कहा जा रहा है कि मैनपुरी की करहल सीट से लड़ सकते हैं अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, चाहे वो आजमगढ़ हो या फिर ये करहल की कॉन्स्टिट्यूएंसी जो कि मैनपुरी में पड़ती है। ये दोनों ही समाजवादी पार्टी और फिर मुलायम सिंह जी के परिवार के लिए बहुत सेफ सीट्स मानी जाती हैं, तो अखिलेश यादव बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट उधर नहीं कर रहे हैं। जैसा कि हमने देखा है कि उत्तर प्रदेश के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, वो भी गोरखपुर सिटी से ही इलेक्शन लड़ रहे हैं, जो कि कहा जाता है कि उनके लिए बहुत ही सेफ सीट है। तो अखिलेश यादव भी कोई बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने के मूड में नहीं लग रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से पहले 48 घंटे में खबर आई कि अखिलेश यादव आजमगढ़ से लड़ेंगे, वो भी अपने आप में एक बहुत सेफ सीट है। और अब करहल जो कि मैनपुरी की जो लोकसभा सीट है उसके अंदर पड़ती है, और ये पहली बार होगा कि अखिलेश यादव विधानसभा का इलेक्शन लड़ेंगे। पिछली बार जब वो मुख्यमंत्री बने तो वो एमएलसी के तौर पे थे, इस बार वो विधायकी का इलेक्शन पहली बार लड़ेंगे। और जब वो मैनपुरी के करहल से अगर वो ये फाइनल हो जाता है, क्योंकि अगर आप देखें जिस तरह से परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बदलता है, जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि ये अब कंफर्म है, लेकिन जब तक औपचारिक ऐलान नहीं हो जाता तब तक ये देखना होगा, क्योंकि जिस तरह से चीजें हर पल हर क्षण बदल रही हैं। और ये तब हो रहा है कि जब 24 घंटे पहले ही घर का एक व्यक्ति बिल्कुल अब भारतीय जनता पार्टी में पुरजोर तरीके से शामिल, और आज एक और व्यक्ति शामिल हो गया है, तो अखिलेश यादव एक मैसेज भी देना चाहते होंगे कि वो पूरी तरह से मैदान में उतर रहे हैं। और जो समाजवादी पार्टी के बैस्टियन थे, जो नेताजी के लिए जो पॉकेट्स थी उत्तर प्रदेश में, जो बहुत सेफ मानी जाती थी कि अगर मुलायम सिंह के परिवार का कोई भी वहां बस नाम ही काफी है, तो वो अभी भी बरकरार है। ऐसे में करहल से अगर वो अब मैदान में उतरते हैं तो ये बात साफ है कि वो एक्सपेरिमेंट तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो एक मैसेज भी दे रहे हैं अपने वोट्स को कंसोलिडेट करने का, और उन लोगों का जो बहन जी के इस निर्णय के बाद कि बीएसपी की सुप्रीमो एमएलए का इलेक्शन नहीं लड़ेंगी, विधानसभा इलेक्शन नहीं लड़ेंगी, तो ये बात साफ है कि ये 2022 का इलेक्शन योगी वर्सेस अखिलेश है, बाबा वर्सेस अखिलेश यादव है। लेकिन इसकी फाइनलिटी के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा अखिलेश यादव या फिर समाजवादी पार्टी की तरफ से। जब तक औपचारिक ऐलान नहीं आता तब तक हमारे सूत्र हमको ये बता रहे हैं, जैसे कि हमारे साथी विवेक ने भी बताया, कि ये करहल मोर और लेस अब फाइनल मानी जा रही है। लेकिन जिस तरह से हम कह रहे हैं 48 से 72 घंटे पहले ये कहा जा रहा था कि वो आजमगढ़ उनके लिए फाइनल है, अब वो करहल पे आ गए हैं। तो ये बात है कि दोनों के दोनों पॉकेट सेफ हैं, दोनों के दोनों पॉकेट्स के लिए अखिलेश यादव को कोई बहुत ज्यादा जद्दोजहद करने की जरूरत नहीं है, कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। वो अगर एक बार चले भी जाए या ना भी जाए तो भी उनका कार्डर इन दोनों एरियाज में, चाहे वो आजमगढ़ हो या फिर वो मैनपुरी का इलाका हो, इतना स्ट्रांग है कि नाम ही काफी है, जैसा कि डायलॉग मारा जाता है। तो ये देखना पड़ेगा कि क्या अखिलेश यादव सच में लड़ेंगे, क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा डिसीजन होगा। वो कहां से लड़े, करहल से लगे, मैनपुरी के आसपास की कोई और सीट से लड़े, आजमगढ़ से लड़े, वो एक सेकेंडरी सिचुएशन हो जाती है। अखिलेश यादव कंटेस्टिंग लोकसभा विधानसभा पोल्स, बेग योर पार्डन, वो अपने आप में एक कितना महत्वपूर्ण और एक इंडिकेशन है जी, एक इंडिकेशन है कि ये अपने आप में ये एक परसेप्शन बैटल जो है कि इट्स 1 वर्सेस 1, इट्स योगी आदित्यनाथ वर्सेस अखिलेश यादव, ये बाबा वर्सेस अखिलेश है। और ये बात तय हो जाएगी, क्योंकि बहन जी ने ये बात साफ कर दिया है, मैं बात कर रहा हूँ बीएसपी सुप्रीमो की, कि वो एमएलए का इलेक्शन नहीं लड़ रही हैं। तो अगर अखिलेश मैदान में उतरते हैं और जैसे ही औपचारिक ऐलान होता है उसके बाद ये बात तय हो जाएगी कि अखिलेश यादव ने पूरी का पूरा बिगुल बजा दिया है। और वो किसी भी चीज को, क्योंकि अपर्णा यादव के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद एक ये कहा जा रहा था कि इट्स साइकोलॉजिकल सेटबैक, क्योंकि एक परिवार का आदमी सपा को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ले, और वो भी इतना करीबी परिवार वाला, छोटे भाई की धर्मपत्नी बीजेपी में ज्वाइन कर ली, तो वो एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल झटका माना जा रहा था। तो उसको काउंटर करने के लिए, दोबारा समाजवादी पार्टी के फेवर में हवा बनाने के लिए अखिलेश यादव अगर ये अनाउंसमेंट करते हैं तो ये अपने आप में एक बड़ी अनाउंसमेंट होगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपने साफ तौर पर सुना कि जिस तरीके से अब ये फाइनल माना जा रहा है, लेकिन जब तक औपचारिक ऐलान नहीं होगा तब तक कुछ भी कहा नहीं जा सकता। विवेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, और क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, कब तक औपचारिक ऐलान सीट को लेकर हो सकता है?
देखिए, सिर्फ औपचारिकता होना बची हुई है, बाकी सीट 100% कंफर्म है। समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं उनसे बात हो गई है और अब उनका ये कहना है कि करहल सीट आज अखिलेश यादव ने फाइनल कर दी है। आपको बताऊं कि मैनपुरी से वहाँ के जो जिलाध्यक्ष हैं उनके नेतृत्व में आज एक टीम आई हुई थी जिन्होंने वहाँ के जो जिले के लोग भेजा गया, कहा था कि आप करहल से चुनाव लड़िए। आपको बताऊं कि जब मुलायम सिंह यादव के लिए कहा जाता है कि मुलायम सिंह यादव भी यहाँ से विधानसभा लड़े थे, मैनपुरी इन लोग का गढ़ है और भाई यहाँ से लड़ करके मुलायम सिंह यादव रक्षा मंत्री तक बने। तो ये तमाम चीज़ें थी जिसको लेकर के आज अखिलेश यादव के पास मैनपुरी के जो लोग हैं, करहल विधानसभा के जो लोग हैं, वो लोग आज आए थे और अखिलेश यादव को उन लोगों ने प्रस्ताव दिया कि अखिलेश यादव करहल से चुनाव लड़े और उसके बाद अखिलेश यादव ने उनका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है और अखिलेश यादव का औपचारिक ऐलान होना बस बचा हुआ है। लेकिन जो सीट के जो तमाम कयास थे, आजमगढ़ की जो गोपालपुर सीट थी उसको लेकर के भी कयास थे, संभल की गुन्नौर सीट को लेकर के भी कयास थे, लेकिन मैनपुरी की करहल सीट को लेकर के जो फाइनल अनाउंसमेंट है वो समाजवादी पार्टी के लोगों की तरफ से अंदर खाने में हो गई है। जल्दी उसका औपचारिक ऐलान हो जाएगा। तो आपको बताऊं कि ये अपने आप में बड़ी अनाउंसमेंट है क्योंकि लगातार ये खबर हो रही थी कि अखिलेश यादव ने अभी तक चीज़ें तय नहीं कही, अखिलेश यादव ने अपनी सीट का अनाउंसमेंट नहीं किया है। लेकिन अब फाइनली जो अनाउंसमेंट है उनके लोगों का कहना है कि अखिलेश यादव करहल को लेकर के मान गए हैं। उन्होंने करहल को लेकर के अपना जो प्रस्ताव था वो स्वीकार कर लिया और अखिलेश ने कल ही ये बात कही थी कि वो गोरखपुर से पहले चुनाव लड़ना चाहते हैं। और आपको बताऊं कि जो मैनपुरी वाले जो सीट है, मैनपुरी वाली जो बेल्ट है, वहाँ पर 20 फरवरी को चुनाव होना है। 10 से जो चुनाव शुरू हो रहे हैं, 20 फरवरी को मैनपुरी में चुनाव है। तो बिल्कुल जो गोरखपुर का फेज़ है उस फेज़ से पहले ये चुनाव होगा और अखिलेश यादव कहीं ना कहीं चुनाव लड़ करके अपने कार्यकर्ताओं को एक मैसेज देने की कोशिश करेंगे क्योंकि जो परसेप्शन भारतीय जनता पार्टी क्रिएट करने की कोशिश कर रही थी कि अखिलेश यादव विधानसभा का चुनाव लड़ने को लेकर के बहुत ज़्यादा रेडी नहीं है, तैयार नहीं है, लेकिन अब अखिलेश यादव ने ये ऐलान किया था कि चलिए विवेक, जिस तरीके से आपने कहा कि सिर्फ औपचारिकता अभी बाकी है बल्कि सीट लगभग फाइनल हो चुकी है। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर से रुक करते हैं यूपी का महाभारत। नहीं दिया है ना। राजनीतिक महत्वाकांक्षा किसी से कुछ भी करा माइक पास करके सकती है। राजनीतिक महत्वाकांक्षा किसी से कुछ भी करा सकती है, तो उनकी निहित राजनीतिक महत्वाकांक्षा हो सकती है, लेकिन कांग्रेस सदैव मूल्यों लेकिन आपको ये नहीं लगता सर इससे राजनीतिक पार्टी की छवि खराब होती है? क्योंकि जिसके पोस्टर्स लगे हुए हैं पूरे उत्तर प्रदेश में जगह जगह और एक नारा कांग्रेस की तरफ से दिया गया था बड़ा बड़ा महिला सशक्तिकरण को दिखाते हुए, लड़की हूं लड़ सकती हूं, आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। सर मैम, कहने को तो मैं ये भी कह सकता हूँ, अपर्णा यादव जी बोली थी कि मेरा वहां पर, मैं नारी हूँ, स्त्री हूँ, वहां पर मेरा सम्मान नहीं होता था, इसलिए मैं छोड़ के रजा को लेकर क्या कहेंगे आप? तौकीर रजा का पूरा वीडियो देखिए। तौकीर रजा का वीडियो नहीं, उन्होंने जिस तरह से बाटला हाउस एनकाउंटर को लेकर कहा है। मैं सपा की बात नहीं करता हूँ, बीजेपी इस मामले में उस्ताद है, डॉक्टर वीडियो बीजेपी, सवाल बीजेपी से नहीं आ रहा है, सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ तौकीर रजा को लेकर। तौकीर रजा ने जिस तरह से बाटला एनकाउंटर में जो मारे गए आतंकवादियों को शहादत कहा है कि शहीदों का दर्जा दिया जाए, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? नहीं, कल का मैंने उनका वीडियो देखा, बोला जी आधा अधूरा वीडियो जो है और जो आधा सच है वो झूठ से कहीं ज्यादा बदतर होता है। उन्होंने क्लियरफाई कर दिया, उन्होंने अपना स्पष्टीकरण दिया तौकीर रजा ने। तौकीर रजा का, उसको तौकीर रजा का कभी विवादों से, भड़काऊ बयानों से कोई नाता नहीं रहा है। नहीं, अगर उनका जो वीडियो की आप बात कर रहे हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। पुराने वीडियो की भी मैं बात कर रहा हूँ। पुराने भी उनके तमाम ऐसे वीडियो हैं जो वाकई आप सुनेंगे तो आपको भी लगेगा कि तौकीर रजा बोल क्या रहे हैं ये, और वो आपकी पार्टी में आपके साथ खड़े हैं। देखिए सर, ये तो मूल्यांकन की बात है, हो जाएगा, लेकिन मैं आपको बता दूं, जब बीजेपी पीडीपी से गठबंधन करती है, जो मसर्रत आलम को रिहा कर देते हैं, जो आतंकवादी था, और अफजल गुरु को शहीद का दर्जा देते हैं, उनसे तौकीर रजा सर, मैं आपको वीडियो व्हाट्सएप करूंगा, शो के बाद व्हाट्सएप करूंगा वीडियो, ध्यान से सुनिएगा। तौकीर रजा वाला जो वीडियो है, वो लास्ट वाला वीडियो मैंने देखा, पुराना वीडियो पे मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि मुझे उसकी बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है। फिर पार्टी में उनको आपने क्यों ले लिया? पार्टी में तो लोग आते रहते हैं, विचारधारा लड़ेगा, कुछ गड़बड़ होगा तो पार्टी में पाकिस्तान से भी आएगा, उसको भी शामिल कर लेंगे। पाकिस्तान से में मैं बता रहा हूँ, वेद प्रताप वैदिक भी ISI से मिलकर आए थे पाकिस्तान में। रुपेश जी से सवाल लेंगे। रुपेश जी, फर्रुखाबाद पर अब लौटते हैं क्योंकि फर्रुखाबाद में हम इस वक्त खड़े हैं। मैं आपके सवाल से पहले एक शब्द पे, आपने कहा कि मैंने उसको पोस्टल गर्ल बनाया, ये महिलाओं के लिए बहुत बड़े पाप। पोस्टल गर्ल किसी को बना के आप सम्मान देने की बात कर रहे हैं क्या आप? ये गलत बात है या नहीं है? आप कह रहे हैं कि मैंने प्रियंका मौर्य को पोस्टर गर्ल बनाया, सम्मान दिया, इससे ज्यादा बड़ा नारी शक्ति का अपमान नहीं हो सकता। ऐसी सोच के लोग हैं यहाँ। रुपेश जी, अब फर्रुखाबाद की बात करते हैं। फर्रुखाबाद में 4 सीटें आपने जीती, क्लीन स्वीप किया। फर्रुखाबाद की जनता को इन 5 सालों में क्या मिला? सड़कें सही हुई आपकी, बिजली पानी मिला, रोजगार मिला, किसानों को DAP खाद मिली? जी आइए, 2 ओवरब्रिज हमने दिए हैं फर्रुखाबाद को।
आपका जो आज सबसे खराब रोड है एनएच में जा चुका है, उस पर काम हो रहा है। उत्तर फर्रुखाबाद का आप नवाबगंज वाला रोड देखिए, वो गंगा एक्सप्रेस वे को पहले क्यों डाइवर्ट किया जाता था, इसको भी लेकर सवाल है। देखिए, गंगा एक्सप्रेस वे पे कोई झूठ नहीं होना चाहिए। राजनीति जनता को सीधा सच्चा मालूम होना चाहिए। जनता जानता, फर्रुखाबाद की जनता जानती है कि एनजीटी को लेकर सख्त आपत्ति थी। एनजीटी ने दो नदियों के बीच इस प्रकार के पूरा आरटीआई ये मांग सकते हैं, लेकिन इन्होंने अंतिम दिनों में जब चुनाव के 4 महीने आ गए तब ये गंगा एक्सप्रेस वे को लेकर खड़े हुए। गंगा एक्सप्रेस वे अगर जुड़ता है यहाँ से सीधे तौर पर, अब तो लिंक माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह दिया लिंक एक्सप्रेस वे देंगे। लिंक अगर जुड़ता यहाँ से तो फर्रुखाबाद की जनता को कितना फायदा होता। नहीं, मैं कह तो रहा हूँ ना जी, मेरी आपत्ति, कौन जनप्रतिनिधि ये नहीं चाहेगा कि हमारे यहाँ से एक्सप्रेस वे निकले। आवारा पशुओं को लेकर आपने क्या किया? बिल्कुल, आवारा पशुओं को लेकर लगातार सर क्या करे, आवारा पशु मार दे क्या? कोई विकल्प तो आप निकालेंगे ना, ये आप ऐसे पल्ला नहीं झाड़ सकते ना सर। जिम्मेदारी आपकी है, 4 सीटें आपको दी गई हैं। मैं 100% जिम्मेदारी ले। सुनिए लगातार गौ पालकों को लेकर हमने एक सरकार की तरफ से किसानों को, जो गौ पालक उसको 30 रुपए प्रति गाय देने का काम किया। रुपेश जी, एक सवाल बार बार उठ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है सिर्फ मात्र गौशालाओं पे नजर रख रही है, आवारा पशु जो है उन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मैं बता रहा हूं, कितनी अनहोनी होती है समाजवादी पार्टी का। गौशाला के नाम पर चंदा वसूली की जा रही है। समाजवादी का षड्यंत्र है कि हम गाय को, हम रुपेश जी, गौशाला में जानवर मर रहे हैं, उस मैकेनिज्म के आधार पर आपको काम करना चाहिए। 5 साल कागजों पे बन जाती है गौशालाएं, जमीन पर स्थितियां वैसी रहती हैं। समाजवादी पार्टी का जब वक्त था तब भी फर्रुखाबाद की ऐसी स्थिति, बीजेपी को जनता ने चुना तब भी ऐसी स्थिति है। समाजवादी पार्टी के सरकार में आप आए नहीं। अच्छा, एक और सवाल रुपेश जी, 2017 में आप आते तो इस टाइम आप शो नहीं कर पाते भाई साहब। मैं तब भी आया था, मैं तब भी आया था, तब भी यहाँ की स्थितियां, यहाँ की सड़कों की स्थितियां ऐसी थी। ये था समाजवादी। ठीक है रुपेश जी, मैं आम आदमी पार्टी के पास जाऊंगी, उससे पहले मेरा एक आपसे छोटा सवाल है। ये बताइए, आलू का क्षेत्र कहा जाता है फर्रुखाबाद को, लेकिन यहाँ पर कितनी फैक्ट्रियां लगाई है आपने? 5 सालों में कितनी फैक्ट्रियां लगाई हैं, कहाँ लगाई है? होमवर्क करके आएंगे सर, पूरा बताइएगा लिस्ट के साथ। लगातार मुख्यमंत्री जी ने, अभी आप सुनिए, माननीय सांसद जी के द्वारा फर्रुखाबाद में आलू के लिए पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर पहला ऐसा जिला हुआ जहां आलू के लिए एक ट्रेन चलाई गई, जिससे किसानों को आलू मैंने पूछा, मेरा सवाल था कितनी फैक्ट्रियां लगाई गई ताकि किसानों को फायदा हो। फैक्ट्री की हो रही है बात, फैक्ट्री की हो रही है। कितनी फैक्ट्रियां लगाई गई ताकि किसानों को फायदा हो सर? मैंने कहा कितनी फैक्ट्रियां लगाई गई? 4 लगाई, 5 लगाई, 1 लगाई या 1 भी नहीं लगाई? किसानों को सही आमदनी, फैक्ट्री लगाने के लिए प्राइवेट कंपनियां आएंगी, यहाँ के आलू को देखेंगी। आएंगे सर, कब? 5 साल में प्राइवेट, अब 5 साल में पूरा टेन्योर गुजर गया, अब कब आएंगे? मेरा काम, सरकार का काम है किसानों को। सरकार का कार्यकाल खत्म हो रहा है, आप कह रहे प्राइवेट कंपनियां आएंगी सर? बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, मैडम आज सुरक्षित समझ रही प्राइवेट कंपनियों को आने के लिए आ रही हैं। राजगौरव पांडे जी, जवाब दीजिए। मैम, मैं बहुत छोटा सा था तब से ये सुन रहा था कि आलू आधारित उद्योग लगाया जाएगा फर्रुखाबाद जनपद में, लेकिन यहाँ पर अभी तक एक भी आलू आधारित उद्योग नहीं लगाया गया। जबकि इसके परिप्रेक्ष्य में ये बोलना चाहूँगा कि यहाँ पर सतवाड़ा, जिसमें कपड़े का एक बहुत बड़ा उद्योग था और लाखों वर्कर वहाँ पर काम करता था, वो उद्योग भी यहाँ से बंद कर दिया गया और लाखों वर्कर जो कपड़े पर आधारित था और यहाँ पर कपड़े की छपाई का कार्य होता था, वो भी वर्कर यहाँ से पलायन कर गया, का नाम बदनाम कर रहा है। ठीक है, मयंक जी जवाब दीजिए रुपेश जी की बात। यहाँ तो मैं समझता हूँ कि वर्तमान सरकारें ये क्या कर रही हैं? यहाँ पर जो उद्योग स्थापित है वो उद्योग तो खत्म हो गए। ठीक है, कांग्रेस के नेता बोलते हैं कि आलू का है ना, यहाँ पर फैक्ट्री लगाएंगे जहां से सोना निकलेगा, और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी कह रहे हैं कि यहाँ पर फैक्ट्रियां लगी। आप तो हमें ये बता दीजिए क्या कहते हैं ओवैसी जी। हाँ। ओवैसी जी ये कहते हैं कि हम आपको शिक्षा देंगे। ओवैसी जी ये कहते हैं कि हम आपको स्वास्थ्य के तौर पर नक्शा बिगाड़ देंगे। ठीक है, ओवैसी जी जो कहते हैं वो करके आलू रहते हैं। बाहर चला जाता है, लेकिन यहाँ पर आलू उद्योग नहीं लग सकता है। और आपके भारतीय जनता पार्टी के सांसद महोदय ने कोरोना काल के अंदर सदन के अंदर ये फर्रुखाबाद को लेकर और आपका क्या मैकेनिज्म है? फर्रुखाबाद में कैसे आप विकास करेंगे? आलू की फैक्ट्रियों को लेकर तमाम मुद्दे हैं। देखिए ऐसा है, अगर हमारी सीटें आती हैं और हमारी सत्ता में भागीदारी होती है तो यहां पर विकास के तौर पे सबसे पहले स्कूल, अच्छे स्कूल जिसमें बच्चों को है ना शिक्षा अच्छी तरीके से प्राप्त हो, चिकित्सालय अच्छे। अभी आप यहाँ देख लीजिए अपने लोहिया के अस्पताल के अंदर ना तो वहां पर सर्जन है,
ना वहां पर चिकित्सा मुझे की एक है बात ना बताइए सही मयंक जी, आपने कहा सरकार में भागीदारी होती है, अगर भारतीय जनता पार्टी के पास ज्यादा सीटें आ जाती है लेकिन पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बन पाती, उन्हें सीटों की जरूरत पड़ती है, तो क्या ओवैसी की पार्टी यानी कि आम MIM जो है वो समर्थन देगी? देखिए ऐसा है, उसमें हमारा शीर्ष नेतृत्व जो है जो तय करेगा वो उनके ऊपर है। ठीक है, संजय जी जवाब दीजिए, आप कुछ कहना चाह रहे थे सर। जी मैम, ये कह रहे थे कि सर, माइक प्लीज पास करें। कांग्रेस का नेता बोलते हैं इधर से आलू डालो उधर से सोना डालो, ये कॉमन सेंस की बात है। आलू सोना छोड़िए सर, हाँ, ये आलू कोई सोना मसला छोड़िए। नहीं है, ये तो फालतू बात फर्रुखाबाद के है। लेकिन मुद्दे मैं पे ये कहना चाहूंगा, मैं सत्ता पद से सवाल करना चाहूंगा, ये फालतू क्या बात नहीं है, ये सदन के अंदर बोला आलू है। बेरोजगारी सोना बेरोजगारी कोई फर्रुखाबाद मुद्दा के अंदर है, खड़े होकर हम आलू बेरोजगारी सोना कोई पे मुद्दा डिस्कस है, नहीं करेंगे ना। गरीबी कोई हम मुद्दा हो। फर्रुखाबाद की जनता के बारे में अब आप सर एक बात देखिए, बार बार मैं देख रहा हूँ पोस्टर बॉय और महिला सशक्तिकरण की बात हो रही। महिला सशक्तिकरण तब कहाँ चला गया था जब लखनऊ की सड़कों पर स्ट्रगल करती जो गर्भवती महिलाएं, उनके ऊपर लाठी चार्ज हुआ। केवल B.Ed 2011 के लिए वो केवल जॉब की मांग कर रही थी, आपने लाठी चार्ज क्यों करवाया? नारी सशक्तिकरण तो आप उनकी मैराथन में देखते हैं, आपकी मैराथन थी और लोग योगी मोदी के नारे लगा रहे थे। नारी सशक्तिकरण वहां नहीं, देखते, वो तो दो योगी बंदे और मोदी कहीं के भी नारे किसी ने लगा रहे थे, आपको तो- नारी सशक्तिकरण वहीं दिख आपकी जाता, नारी बड़ा आरोप है, सशक्तिकरण वहीं जवाब दिख जाता दीजिएगा। आपको। जी देखिए सर, इन्होंने कहा है कि वहां पर 4 बंदे लगा रहे थे, तो बीजेपी IT सेल इन मामले बहुत आगे है। निश्चित तौर पर मैं कह सकता लगा लो IT सेल, भाजपा के लगा लो संजय जी, मेरा एक आखिरी सवाल है, फिर अब शो को बंद करना है, उसके बाद जो है मैं एक आखिरी कमेंट लूंगी। मुझे बताइए, कांग्रेस का भी एक समय में जो है फर्रुखाबाद गढ़ कहा जाता था, आपने कितनी आलू की फैक्ट्रियां लगवाई थी? बिल्कुल बिल्कुल, आप सही बिल्कुल कह रही नहीं, हैं। कितनी बिल्कुल नहीं सर, आंकड़ों के साथ, सही आंकड़ों के साथ देखिए, ये शो जो है सर रिपब्लिक भारत देश का नंबर 1 चैनल है, लोग घर बैठकर देखते हैं, आपकी बातें सुनते हैं, तो आंकड़ों के साथ बताइएगा। भारतीय जनता पार्टी जवाब नहीं दे पाई, इसीलिए आपसे पूछ रही हूँ। जी, आलू फैक्ट्री के लिए सलमान साहब ने काफी बात की थी और कंपल कताई मिलकर भी किया था, लेकिन आलू वाली फैक्ट्री लग नहीं पाई, ये सही है। लेकिन जब वो उद्योग मंत्री थे तो यहाँ डेलीगेशन यानी कि आपने एक भी फैक्ट्री नहीं लगवाई? डेलीगेशन आया था, फिर डेलीगेशन ने क्यों आगे नहीं बढ़ा, क्या नहीं बढ़ा, क्या यहाँ ज्योग्राफिकल क्या कोई दिक्कतें थी, हो सकता है मैम की ज्योग्राफिकल। ठीक है, अब हम शो खत्म करने की कगार पर है, तो मैं आखिरी में जाने से पहले सबसे एक कमेंट लूंगी कि आखिर किस तरीके से आप जनता के बीच में जाएंगे, कौन से मुद्दे होंगे, और आखिर आपने अपनी सरकार में जो है क्या कुछ काम किया था। शुरुआत में संजय जी आप ही के साथ करती हूँ। जो भी नीतिगत मुद्दे हैं, जनता से जुड़े मुद्दे हैं, और महिला सशक्तिकरण की बात है, इस संसद में 40% महिलाओं की भागीदारी और महिलाओं को आगे बढ़ाने वाली बात, मानवीय संसाधन का 50% महिला है। हाँ। अगर महिला हमारे साथ है तो निश्चित तौर पर ये जो दौड़ है हम जीत लेंगे 100%। अच्छा, अगर सरकार बन जाती है तो कैबिनेट में कितनी महिलाओं को जगह देंगे आप सर? 50%? जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है। ठीक है, ध्यान रखिएगा सर, बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं रिपब्लिक के मंच पर। मयंक जी जवाब दीजिए। देखिए, अगर हम जनता के बीच में जाते हैं तो है ना अच्छे तरीके से स्वास्थ्य की सुविधा के लिए बोलेंगे उन्हें। दूसरा, यहाँ पर अच्छे है ना डिग्री कॉलेज, मेडिकल कॉलेज और स्कूल, और जो रोड लाइटें और नाली और इनकी जो है ना व्यवस्था है उनके नदीम जी आप कम शब्दों में बहुत जल्द। देखिए, ऐसा है कि हमारी पूर्ववर्ती समाजवादी पार्टी की सरकारों ने ये साबित कर दिया है कि हमने ऐतिहासिक काम किए हैं और यूनिक काम किए हैं, चाहे वो एक्सप्रेस वे की बात हो, डायल 100 की बात हो, महिला सशक्तिकरण की बात हो, या एम्बुलेंस की बात हो, हम उसी चीजों को आगे ले जाने का काम करेंगे। सबका प्रयास, सबका विश्वास। राजगौरव जी, मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, महिला सुरक्षा, मॉडल स्कूल, रोजगार गारंटी के नाम पर हम दिल्ली पर में थे, उत्तर प्रदेश में भी हम आ रहे हैं। शो खत्म करना है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, फर्रुखाबाद की धरती से हमने आपको ये समझाया कि आखिर नेता जो है कौन कौन से वादे लेकर जनता के बीच जाएंगे, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा आलू फैक्ट्री का, उस पर कोई जवाब देता हुआ नजर नहीं आया। लेकिन 10 मार्च को पता चलेगा कि आखिर जनता के दिल में कौन बसता है। वाकई फर्रुखाबाद के अंदर जो समस्याएं थी, तमाम समस्याओं को लेकर हमने बातचीत की। नेताओं का क्या कुछ कहना था इन समस्याओं को लेकर, कैसे ये आपकी समस्याओं को खत्म करेंगे, इसको लेकर आपने सुना। फैसला जनता के हाथ में है। रिपब्लिक भारत और कू ऐप की बस का सफर लगातार जारी रहेगा। आप जुड़े रहिएगा रिपब्लिक भारत के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया।